क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विस? दोस्तों आपने इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ये करता है, वो ये लोन्स देते हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिकोड करने वाला हूँ कि क्या बिज़नेस है जियो फाइनेंशियल सर्विस का, क्या वो एक्चुअली में लिस्टेड कंपनी है और उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। दोस्तों ये तो सबसे पहली बात एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं एनबीएफसी क्या होती है। तो दोस्तों एनबीएफसी और बैंक में बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। दोस्तों जो भी पैसा रेस करना रहता है वो बैंक कासा डिपॉजिट के थ्रू रेस करती है। कासा डिपॉजिट का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उसके थ्रू जो पैसा रेस करते हैं उसको कासा डिपॉजिट बोलते हैं। और दोस्तों कासा डिपॉजिट की एक खास बात होती है कि जो उस पे जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट रहता है बहुत कम रहता है, बट एनबीएफसी कासा डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेस नहीं कर सकती है। उनको बॉन्ड और डिबेंचर्स के थ्रू या फिर एफडी फिक्स डिपॉजिट के थ्रू ही पैसा वो लोग रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो कॉस्ट रहता है वो बैंक का कम रहता है, जिस वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है। बट एनबीएफसी का प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो लोग कासा डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेज ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से एनबीएफसी का जो प्रॉफिट रहता है वो थोड़ा कम रहता है। और दोस्तों इन दोनों को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इन्होंने अपना पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे अपने रिलायंस डिजिटल स्टोर्स में। और दोस्तों इन्होंने अपना ऑपरेशंस भी चालू कर दिए। और दोस्तों इस कंपनी का मेन एम ये है कि एक कस्टमर को अच्छा फाइनेंसिंग ऑप्शन देने का। दोस्तों अगर आप कभी भी नॉर्मल शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके पास में क्या-क्या फाइनेंसिंग ऑप्शन है, कैश को हटा के जो भी फाइनेंसिंग ऑप्शन है वो हम लोग बात करते हैं। या तो आप क्रेडिट पे खरीद सकते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड हो गया आपके पास में, या तो आप गूगल पे के थ्रू खरीद सकते हैं। और या तो फिर आप बजाज का, फिनसर्व का जो बहुत सारे कार्ड्स आते हैं जिस पे आपको ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, उसके थ्रू खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसी मार्केट को टैप कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और दोस्तों इसीलिए वो अपने अलग अलग स्टोर्स में इसको बहुत अच्छे से पायलट प्रोजेक्ट को रन करेगा, ओवरऑल देखेगा कि किस तरह से ये मार्केट परफॉर्म कर रहा है और किस तरह से वो इस मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं, और इस तरह से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ओवरऑल रिलायंस डिजिटल स्टोर्स की बात करें तो पूरे इंडिया में 20,000 से ज़्यादा रिलायंस डिजिटल स्टोर है। तो ओवरऑल इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत अच्छा एक फ़ायदा मिलने वाला है कि दोस्तों वो इतने सारे इंपॉर्टेंट स्टोर्स में सबसे पहले तो अपना पायलट प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं और दोस्तों पूरे डिटेल्स ले सकते हैं कस्टमर को, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उनको थोड़ा और ज़्यादा डिस्काउंट देके अपने तरफ ला सकते हैं। ये कंपनी बहुत जल्दी इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाली है। सबसे पहले तो ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बिजनेस में एंटर करेगी और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आगे चल के बढ़ने वाली है। तो उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे से अभी हम लोग देख सकते हैं। पूरा ओवरऑल टारगेट हम लोग समझ सकते हैं क्या ये कंपनी कर सकती है। और दोस्तों अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY 2022 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था ऑलमोस्ट 1536। और दोस्तों FY 2023 के पहले क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था ऑलमोस्ट 484। तो ओवरऑल रेवेन्यू देखे तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों ये जो कंपनी है वो रिलायंस में, मेन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसमें ऑलमोस्ट 6.1% स्टेक होल्ड करती है। तो दोस्तों इस स्टेक की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर हो जाती है। तो आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो सकता है इसका। एज पर द रिपोर्ट दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो नेटवर्थ है वो रहेगा ऑलमोस्ट $12 बिलियन के आसपास। और दोस्तों मार्च 2022 में इन्होंने ऑलमोस्ट लोन दिए थे $244 मिलियन। और दोस्तों ये जो मार्केट को टैप कर रहे हैं वो है स्मॉल लोन मार्केट, जिसकी वर्थ है ऑलमोस्ट $1.7 ट्रिलियन। हाँ दोस्तों 1.7 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है ऑलमोस्ट 3.8 ट्रिलियन के आसपास में। तो दोस्तों इतना बड़ा मार्केट है $1.7 ट्रिलियन का, उसको टैप कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि केवी कामत इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बन सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयर को कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कंपनी एक रिलायंस की ही सब्सिडरी है, तो दोस्तों उसमें से डीमर्ज होगा और फिर जाके इस स्टॉक मार्केट पे इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो दोस्तों ये लिस्टिंग ऑलमोस्ट एज पर द रिपोर्ट्स सितंबर तक ये लिस्टिंग हो सकती है, सितंबर 2023 तक। और दोस्तों जिसके भी पास भी रिलायंस का एक शेयर रहेगा तो उसको इस कंपनी का एक शेयर मिल सकता है आफ्टर डीमर्जर।
तो दोस्तों जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो ये इंडिया की 5th सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन सकती है। इसके आगे जो टॉप 4 कंपनीज़ है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब कंपनीज़ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कंपनी के सबसे बड़े-बड़े चैलेंजेस की। तो सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों आप सबको पता है स्टिफ कॉम्पिटिशन। दोस्तों इसको ये जो एनबीएफसी कैटेगरी में ये जब लिस्टिंग होगी तो इसको कॉम्पिटिशन मिलने वाला है फ्रॉम द कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प और दोस्तों बहुत ही सारे एनबीएफसीज है इस कैटेगरी में। और दोस्तों इनको बैंक की तरफ से भी बहुत अच्छा कंपटीशन मिल सकता है। तो दोस्तों इनको ये कंपटीशन को बहुत अच्छे से फेस करना होगा, तभी जाके ये कंपनी आगे प्रोग्रेस कर सकती है। दोस्तों सेकंड चैलेंज की बात करें तो वो है स्ट्रिक्ट रेगुलेटर। दोस्तों इस मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है एज कम्पेयर टू हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। हम सबको पता है जब जियो ने एंट्री ली थी तो उन्होंने प्राइस स्ट्रेटजी यूज़ किया था, फ्री में बांटा था बहुत सारे सिम कार्ड को और अपने तरफ कस्टमर ले लिए थे। बट दोस्तों इस तरह से वो कोई भी स्ट्रेटजी इस मार्केट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर आरबीआई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस पूरे मार्केट को रेगुलेट कर सकता है। तो दोस्तों इनको बहुत सारी अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करना पड़ेगा, जिस वजह से मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं फ्यूचर में। थर्ड जो चैलेंज है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, वो है हाई कॉस्ट। दोस्तों जो बैंक्स होते हैं उनके पास में कासा रेशियो होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, तो उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। ऑन द अदर साइड एनबीएफसी कासा के थ्रू पैसे रेज नहीं कर सकती है, वो खाली फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू रेज कर सकते हैं, जिसपे उनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट रहता है बैंक का बहुत कम रहता है, बट एनबीएफसीज का थोड़ा हाई रहता है, जिस वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाती है, बट बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। तो दोस्तों इनको पहले ही बहुत अच्छे-अच्छे बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे छोटे-छोटे बैंक्स हैं, उनसे बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से ये फ्यूचर में इस कॉम्पिटिशन को फेस करेंगे। और दोस्तों सबसे पहली बात तो इस कंपनी को पैसे रेज करने के लिए थोड़ा आसानी हो सकती है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर था एनबीएफसी में, जो एचडीएफसी लिमिटेड, वो दोस्तों मर्ज हो गया एचडीएफसी बैंक के साथ में। तो दोस्तों एक बड़ा कॉम्पिटिटर पहले से ही निकल गया है। और दोस्तों रिलायंस का मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल है, तो इनको थोड़े सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर में ये पैसे रेस कर सकते हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों यही था वो छोटा सा वीडियो जिसमें आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और पूरे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।